बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हमने बीएसएन थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी। फार्माकोलॉजी में हमने इसका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 यानी एंटी इन्फेक्टिव एजेंट हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने एंटीबायोटिक्स जो है वो कई हिस्सों पर कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और अब हमने जो कि एंटी फंगल ड्रग्स है, लेक्चर 2 इस चैप्टर का जो ये भी इस चैप्टर का ही पार्ट है। लेक्चर 2 जो कि एंटी फंगल ड्रग्स है, उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंटी फंगल ड्रग की क्लासिफिकेशन से आगे कंटिन्यू है। हमने ये क्लासिफिकेशन की एक टेबल जो है वो पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ ली थी। आज हम इस क्लासिफिकेशन को प्रॉपरली पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जो एंटी फंगल ड्रग्स है उनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई है? जो इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होते हैं उनके बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। फंगल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन, वो एंटी फंगल ड्रग्स जो कि फंगी के जो सेल वॉल होते हैं उसके इनहिबिशन को रोकते हैं, इनको हम केस्पोफंगीन कहते हैं। दूसरे, बाइंड टू फंगल सेल मेम्ब्रेन आर्गोस्टेरोल, दूसरे वो एंटी फंगल ड्रग्स जो कि सेल मेम्ब्रेन में एक कंपाउंड होता है जिसे हम आर्गोस्टेरोल कहते हैं। इसकी जो आर्गोस्टेरोल जो है उसको उसके साथ बाइंड होती है और उसको डैमेज करती है, इसको ख़त्म करती है। उन ड्रग्स में एम्फोटेरिसिन बी और नाइस्टेटिन शामिल है। इनहिबिशन ऑफ आर्गोस्टेरोल सिंथेसिस, जो आर्गोस्टेरोल सिंथेसिस की इनहिबिशन करते हैं, मतलब इसको सिंथेसिस ही नहीं होने देते, यानी इसको पैदा ही नहीं होने देते, उनको हम एजोल्स ड्रग कहते हैं। इनहिबिशन ऑफ लेनोस्टेरोल सिंथेसिस, बास ड्रग्स लेनोस्टेरोल सिंथेसिस को जो है इनहिबिट करते हैं, इसको हम टर्बिनाफिन कहते हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड इनहिबिशन ऑफ माइटोसिस, बाज़ ऐसे ड्रग्स जो कि स्पिंडल माइटोटिक स्पिंडल को डिस्टर्ब करते हैं और फंगल माइटोसिस को इनहिबिट करते हैं, उसमें ग्राइसोफल्वीन शामिल है। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, और बाज़ न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, उसमें फ्लूसाइटोसिन शामिल है। अब एम्फोटेरिसिन बी जो है इसको पढ़ते हैं। एम्फोटेरिसिन बी इज़ ए नेचुरली अकरिंग पोलियन एंटीफंगल प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइज नोडुसस। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे साथ एम्फोटेरिसिन बी है, ये एक नेचुरली ऑकरिंग ड्रग है। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, हमने कई जगहों पे पढ़े हैं कि एक नेचुरल ड्रग्स होती है जो कि लिविंग थिंग से, या तो प्लांट हो या कोई बैक्टीरिया, कोई फंगी, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उससे जो एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं ड्रग्स, उनको हम कहते हैं नेचुरली ऑकरिंग ड्रग्स। और जो उनके एक्शन को मिमिक करके बनाए जाते हैं, सिंथेटिकली बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक ड्रग। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो सिंथेटिक ड्रग होते हैं वो मोर पोटेंट होते हैं नेचुरल ड्रग्स से। अब ये एम्फोटेरिसिन बी जो है ये भी एक नेचुरली ऑकरिंग एक पोलिन एंटीफंगल है। स्टूडेंट्स, पोलिन एंटीफंगल, पोलिन किसे कहते हैं? एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड्स हो, उसको हम पोलिन कहते हैं। और अब पोलिन एंटीफंगल क्या है? पोलिन एंटीफंगल वो तमाम एंटीफंगल एजेंट्स है, इनको इसलिए ये नाम दिया गया है क्योंकि इनमें बहुत सारे कंजुगेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस वजह से इनको हम पोलियन एंटीफंगल ड्रग्स कहते हैं। एम्फोटेरिसिन बी में भी बहुत सारे कंजुगेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको भी हम पोलियन एंटीफंगल ड्रग्स का एक मेंबर कहते हैं।
जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोमाइस नोरूसस। स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेप्टोमाइस नोरूसस जो है ये एक बैक्टीरियल स्पीशी है जो जीनस स्ट्रेप्टोमाइस है उसका एक स्पीशी है, एक बैक्टीरिया है। इससे एम्फोटेरिसिन बी जो है वो प्रोड्यूस होती है। In spite of its toxic potential, amphotericin B remains the drug of choice for the treatment of several life-threatening mycoses. इसके बहुत सारे टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। अपने टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स के होने के बावजूद भी एम्फोटेरिसिन बी जो है इसे ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है, इसको चॉइस किया जाता है, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग जो माइकोसिस है, फंगल इन्फेक्शंस है, उनको ट्रीट करने के लिए इसको बहुत सारे टॉक्सिक इफ़ेक्ट के बावजूद भी रिकमेंड किया जाता है। It is a macromolecule and consists of both lipophilic and hydrophilic group. ये एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, एक लार्ज मोलिक्यूल होता है। इसके दो इसके हिस्से होते हैं, एक लिपोफिलिक यानी वाटर लाविंग होता है और दूसरा हाइड्रोफिलिक यानी वाटर हेटिंग होता है। इट इज़ एम्फीफिलिक इन नेचर, इसीलिए इसमें टू लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ग्रुप के होने की वजह से इसको हम एम्फीफिलिक कहते हैं कि ये एक एम्फीफिलिक इन नेचर ड्रग है। The amphiphility of the drug is responsible for its unique mechanism of action. इसकी जो एम्फीफिलिसिटी है कि ये एक साइड से हाइड्रोफिलिक दूसरे साइड से लिपोफिलिक है, मीन्स के लिपिड लाविंग भी है और वाटर लाविंग भी है, दोनों है। इस वजह से इसका मतलब एक साइड लिपिड लाविंग है, दूसरा साइड वाटर लाविंग है, तो इसकी जो एम्फीफिलिसिटी है इसकी वजह से इसका एक यूनिक मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए ये बात ज़रूर याद रखनी है कि एम्फोटेरिसिन बी एक ऐसी ड्रग है जिसके टू साइड्स है, एक लिपिड लविंग साइड और दूसरा वाटर लविंग साइड। ये बात आप लोगों ने नहीं भूलनी है, ये याद रखनी है। अब इसका फार्माकोकाइनेटिक्स, इसकी हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट poorly absorbed orally is effective for fungal infection of gastrointestinal tract। ये जो फंगल इन्फेक्शन जीआईटी में होते हैं उनके लिए इफ़ेक्टिव होता है। इसकी एब्जॉर्प्शन जो है अगर ओरली दिया जाए तो पुअरली एब्जॉर्ब होती है। फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन गिव एज स्लो आईवी इन्फ्यूजन, और अगर हम सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए इसको एडमिनिस्टर करना चाहे तो हम स्लोली इन और जो आईवी इन्फ्यूजन्स होते हैं उसमें इसको जो है एडमिनिस्टर करेंगे। हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, इसकी एक और कैपेसिटी ये है कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ हाईली बाउंड हो जाता है। पुअरली क्रॉसिंग ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसमें ये पुअरली क्रॉस होता है, मतलब कि बहुत कम मकदार में क्रॉस करता है उसको। मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, इसकी मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है। एक्सक्रीटेड स्लोली इन यूरिन ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल डेज, और यूरिन में एक्सक्रीट होती है लेकिन स्लोली ये एक्सक्रीट होती है, तो कुछ दिनों में सेवरल डेज में जो है ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। हाफ़ लाइफ 16 डेज़, इसका जो प्लाज्मा हाफ़ लाइफ है वो 16 डेज़ है। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा हाफ़ लाइफ किसे कहते हैं? ये जो प्लाज्मा में जो मैक्सिमम अमाउंट थी एक ड्रग की, जो कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी थी, एक मैक्सिमम अमाउंट को पहुंच गई थी, अब वो कितने टाइम में हाफ हो जाता है, उस टाइम को हम प्लाज्मा हाफ लाइफ कहते हैं। तो इसका प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है वो 16 डेज़ है। Inflammation favors penetration into various body fluids। इन्फ्लेमेशन को देख के ये मुख्तलिफ जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनमें पेनिट्रेट कर जाता है। बट लिटिल ऑफ द ड्रग इज़ फाउंड इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, लेकिन जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसमें ये ड्रग जो है ये
लिटिल अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा विट्रस हमर में और एमनियोटिक फ्लूइड जो है, विट्रस हमर ये एक फ्लूइड होता है, हमारे आइज़ में मौजूद होती है। और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये वो फ्लूइड जो कि फीटस के अराउंड होता है यूट्रस में, उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड में सीएसएफ में या विट्रस हमर जो है उसमें अगर हम देखें तो उसमें इसकी बहुत लिटिल अमाउंट जो है वो मौजूद होती है। हाउएवर एम्फोटेरेसिन बी डज क्रॉस द प्लेसेंटा, लेकिन इसके साथ साथ एम्फोटेरेसिन बी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। Accumulate in renal cells causing nephrotoxicity leading to azotemia, characterized by decreased GFR, urinary output, creatinine clearance, and increased serum creatinine and blood urea nitrogen। लिखा है कि ये क्या होती है, ये जाके जो रीनल सेल्स होते हैं उनमें एकमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, यानी किडनीज जो है उसमें जो नेफ्रॉन है वो उनकी डैमेज हो जाती है। जब उनकी डैमेज हो जाती है तो एक कंडीशन है एजोटीमिया, वो उस कंडीशन को पहुंच जाती है। एजोटीमिया कौन सा कंडीशन है? एक ऐसा कंडीशन के जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन लेवल जब हाई हो, एलिवेट हो, इस कंडीशन को हम कहते हैं एजोटीमिया। एजोटीमिया लिखा है कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज जीएफआर। एजोटीमिया कौन सी कंडीशन है जिसमें जीएफआर डिक्रीज हो जाती है, और जो हमारा जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज़ हो जाती है, और क्रिएटिनिन क्लियरेंस और सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम एजोटीमिया कहते हैं। और ये किस वजह से होता है? एम्फोटेरेसिन बी जो है इसकी रीनल सेल्स में एकमुलेशन की वजह से होता है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस। अब एम्फोटेरेसिन बी की मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? इसके हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स के 2 पार्ट है, एक लिपोफिलिक वाटर लविंग पार्ट और दूसरा हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी दूसरा हाइड्रोफिलिक पार्ट। वाटर लविंग पार्ट दोनों पार्ट है, वाटर के साथ एक पार्ट लव करता है, वाटर के साथ अट्रैक्ट है, और दूसरा पार्ट लिपिड के साथ अट्रैक्ट है। तो यहाँ पे लिखा है जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो क्या करता है? फॉर्म्स पोर इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बना देता है। जब सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बना देता है तो उससे क्या होता है? अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसका जो लिपोफिलिक पार्ट होता है, लिपिड लविंग पार्ट होता है, वो बाइंड विद आर्गोस्टेरोल एंड बाइलिपिड लेयर, ये जाके जो आर्गोस्ट्रोल और बाइलिपिड लेयर होते हैं उनके साथ बाइंडिंग बना देता है, और फर्दर उनकी जो आगे जो डेवलपमेंट उनकी हो रही थी उसको रोक देती है। इन दोनों के रिज़ल्ट में क्या होता है? हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग पार्ट जो है वो पोर्स बनाती है सेल मेम्ब्रेन में, लिपोफिलिक जो लिपिड लविंग पार्ट है वो आर्गोस्ट्रोल और बाइलिपिड के साथ बाइंडिंग कर जाती है। इन दोनों के रिज़ल्ट में क्या होता है? सेल कंटेंट सच एज सोडियम एंड पोटाशियम लीक थ्रू द पोर्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब इन पोर्स के थ्रू जो सेल कंटेंट्स है लाइक सोडियम है, पोटाशियम है, वो लीक हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। और फिर जब वो साइटोप्लाज्म में लीक हो जाते हैं तो उन ही चीज़ों से जो फंगिसिडल एक्शन है वो हो जाती है, और ये फंगस जो है वो किल हो जाती है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन यहाँ भी आप लोगों को दिखाया गया है स्टूडेंट्स। इट इज़ ए सेलेक्टिव फंगिसिडल ड्रग, ये एक सेलेक्टिव फंगिसिडल ड्रग है। मतलब ये कि फंगी जो होते हैं उनको सेलेक्ट करके उनको किल करता है।
disrupt fungal cell membrane by binding to ergosterol, so alter the permeability of cell membrane leading to leakage of intracellular ions and macromolecules. क्या होता है ये सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करता है, जाके आर्गोस्टेरोल के साथ बांड बना के आर्गोस्टेरोल की फर्दर जो डेवलपमेंट थी उसको रोकता है। जब उसको रोकता है तो सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाता है, और जब सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाता है तो सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी थी वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, और जब सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में चेंजेस आ जाते हैं तो इसकी वजह से जो इंट्रासेलुलर आयंस है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, वो लीक हो जाते हैं, सेल से बाहर चले जाते हैं, और इससे सेल डेथ काज होती है। यहाँ पे देख ले स्टूडेंट, एम्फोटेरिसिन बी इंटरेक्ट हाइड्रोफोबिकली विथ आर्गोस्टेरोल इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन फार्मिंग ए पोर। ये इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या करती है, एम्फोटेरिसिन बी जो है वो हाइड्रोफोबिकली आर्गोस्टेरोल के साथ जो आर्गोस्टेरोल है उसके साथ बाइंडिंग कर लेती है, जिससे जो है सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बन जाते हैं। और जब पोर्स बन जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्फोटेरिसिन भी आ गया और उसने पोर्स बना दिए यहाँ पे फंगल सेल मेम्ब्रेन में। जब पोर्स बन गए तो पोटाशियम एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट थ्रू द पोर्स काजिंग सेल डेथ। अब इस पोर्स के थ्रू पोटाशियम और दूसरे ऐसे सोडियम वगैरह छोटे छोटे सब्सटेंसेस, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ से लीक कर जाते हैं, जिसकी वजह से फंगल सेल डेथ हो जाती है। अब इसकी एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हो सकती है? इमीडिएट रिएक्शन इसकी क्या हो सकती है? अगर एडवर्स इफ़ेक्ट्स में इसका जल्दी एक्शन शो हो तो वो इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी, इन्फ्यूजन से रिलेटेड टॉक्सिसिटी हो सकती है। फीवर, मसल स्पाज़म, इन्फ्यूजन से रिलेटेड मीन्स कि जब इन्फ्यूजन लगाया जाता है तो उसको उससे रिलेटेड जो है इन्फ्यूजन से रिलेटेड टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है, जिनमें फ़ीवर है, मसल स्पाज़म है, मसल में इनवॉलेंट्री कंट्रक्शंस हो जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, हेडेक हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकती है। कैन बी अवॉइडेड बाय, इन चीज़ों को हम रोक भी सकते हैं। किस तरीके से? लिखा है स्लोविंग द इन्फ्यूजन, हम इन्फ्यूजन को स्लोली एडमिनिस्टर करेंगे, जिससे ये चीज़ें रुक सकती है, ये जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स है ये रुक सकती है, इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डिक्रीजिंग द डेली डोज, जो डेली डोज होता है उसको डिक्रीज़ करके, और प्री मेडिकेशन विद एंटीपायरेटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स और कार्टिकोस्टेरोल। हम प्री मेडिकेशन पहले देंगे, या तो एंटीपायरेटिक देंगे या एंटीहिस्टामिन्स देंगे या कार्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, और उसके बाद जब ये इन्फ्यूजन हम एडमिनिस्टर करेंगे तो उससे हम जो है इन चीज़ों को रोक सकते हैं। टेस्ट डोज के ज़रिए हम रोक सकते हैं। टेस्ट डोज लगा के अगर हम देखें तो इसको अगर कोई हेडेक, कोई हाइपोटेंशन, कोई वॉमिटिंग हो रही है तो हम ये नहीं लगाएंगे, ये हम प्रिवेंट इस तरीके से कर सकते हैं। स्लोवर टॉक्सिसिटी, अब ये तो इसकी इमीडिएट टॉक्सिसिटी थी, इसकी स्लोवर टॉक्सिसिटी किस तरह हो सकती है? मोस्ट सीरियस इज़ रीनल टॉक्सिसिटी, सबसे सीरियस टॉक्सिसिटी जो एम्फोटेरिसिन बी काज करता है उसमें क्या शामिल है? रीनल टॉक्सिसिटी शामिल है। नियरली इन ऑल पेशेंट्स, तमाम पेशेंट्स में रीनल टॉक्सिसिटी हो जाता है इसकी वजह से। हाइपोकेलीमिया होता है, यानी पोटाशियम की जो मकदार है वो कम हो जाती है क्योंकि लीक हो रही होती है। हाइपोमैग्नीसीमिया होता है, मैग्नीशियम की मकदार कम हो रही होती है क्योंकि ये भी लीक हो रही होती है। इम्पेयर्ड लीवर फंक्शंस इम्पेयर्ड होती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, और एनीमिया हो जाता है।
क्लिनिकल यूजेस इसकी क्या है, हैज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, इसका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है एक्टिविटी, यानी बहुत सारे किस्म के जो फंगी होते हैं उनके लिए इफ़ेक्टिव होता है। फंगीसिडल एक्शन इसका होता है, डायरेक्टली फंगी इसको किल कर देता है। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लाइफ थ्रेटनिंग माइकोटिक इन्फेक्शंस, ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है, इसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के लाइफ थ्रेटनिंग जो माइकोटिक इन्फेक्शंस होते हैं, जो फंगी के इन्फेक्शंस होते हैं, उनके लिए ये यूज़ की जाती है। आल्सो फॉर क्रोनिक थेरेपी एंड प्रिवेंटिव थेरेपी ऑफ रिलेप्स, अगर हम रिलेप्स क्या है स्टूडेंट्स, रिलेप एक ऐसी कंडीशन है, फ़र्ज़ करें एक पेशेंट को अभी फंगल इन्फेक्शन है, अभी वो थोड़ा उसकी हालत बेहतर हो गई है, वो ठीक हो गया है, एकदम से ऐसा होता है कि दोबारा उस पे ये इन्फेक्शन अटैक कर लेती है और उसकी जो हालत है वो ख़राब हो रही होती है, तो इसको हम कहते हैं रिलेप्स। अब रिलेप्स के लिए क्रोनिक थेरेपी या रिलेप्स को प्रिवेंट करने के लिए थेरेपी के तौर पर भी हम एम्फोटेरेसिन बी यूज़ कर सकते हैं। इंटेस्टिनल कैंडाइडेसिस, अगर इंटेस्टीन में कैंडाइडेसिस है, कैंडाइडेसिस स्टूडेंट्स एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक यीस्ट जिसका जो यीस्ट का एक यीस्ट नाम का एक फंगस, यीस्ट के ग्रुप में से एक फंगस जिसका नाम कैंडिडा है, उनके थ्रू कैंडिडास के थ्रू जो फंगल इन्फेक्शन होती है उनको हम कैंडाइडेसिस कहते हैं, और जब ये इंटेस्टीन में होती है तो इसको हम इंटेस्टिनल कैंडाइडेसिस कहते हैं। तो इंटेस्टिनल कैंडाइडेसिस के लिए हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। टॉपिकल कैंडाइडेसिस के लिए अगर स्किन में कहीं एरिया पे सुपरफिशियली कैंडाइडेसिस है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। फिब्राइल न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया है, न्यूट्रोफिल्स की कमी है, उसके साथ साथ अगर फीवर भी है तो उसको हम फिब्राइल न्यूट्रोपीनिया कहते हैं, तो इसके लिए भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेशमिनियसिस, लेशमिनियसिस एक इसको हम स्टूडेंट्स ये एक पैरासाइटिक डिज़ीज़ है, ये प्रोटोजोयल डिज़ीज़ है, एक पैरासाइट है लेशमीनिया डोनोवानी, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ काज होती है, उसको हम लेशमीनियसिस या कालाजार कहते हैं। तो ये असल में होता एंटी प्रोटोजोयल ये होता तो प्रोटोजोयल इन्फेक्शन है, लेकिन ये एम्फोटेरेसिन बी जो है ये इसके लिए भी इफ़ेक्टिव होता है। ये प्रोटोजोयल जो लेशमीनियस से प्रोटोजोयल इन्फेक्शन है इसके लिए भी इफ़ेक्टिव साबित होता है। लिपोसोमल प्रिपरेशन ऑफ एम्फोटेरेसिन बी, इसकी एक लिपोसोमल प्रिपरेशन भी मिलती है। लिपोसोमल प्रिपरेशन क्या होती है? एम्फोटेरेसिन बी इज़ पैक्ड इन ए लिपिड एसोसिएटेड डिलीवरी सिस्टम, ये एक पैक किया जाता है लिपिड्स को इसके साथ शामिल करके, जिसको हम कहते हैं लिपिड एसोसिएटेड डिलीवरी सिस्टम। किस लिए? टू रिड्यूस बाइंडिंग टू ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन, हम ये इसलिए करते हैं ताकि ये जो ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ बाइंडिंग ना हो। जब ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंडिंग इसकी ना होगी तो रिड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इस वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी नहीं होगी, इन्फ्यूजन टॉक्सिसिटी भी नहीं होगी, इन्फ्यूजन से रिलेटेड जो टॉक्सिसिटी होते थे वो भी नहीं होंगे। आल्सो मोर इफ़ेक्टिव, इसके साथ साथ ये मोर इफ़ेक्टिव होगा और मोर एक्सपेंसिव भी है। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखनी है कि अब हम लिपोसोमल प्रिपरेशन क्यों करते हैं एम्फोटेरेसिन बी की, तो ये आपको याद होनी चाहिए कि हम इसके थ्रू जो ह्यूमन सेल के सेल मेम्ब्रेन की से जो बाइंडिंग है उसको रोकते हैं, और जिसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इन्फ्यूजन टॉक्सिसिटी रुक जाती है, इनहिबिट हो जाती है, और ये जो एम्फोटेरेसिन बी है ये मोर इफ़ेक्टिव हो जाता है। नाइस्टेटीन, अब ये दूसरा ड्रग है नाइस्टेटीन। इट इज़ ए पोलियन मैक्रोलाइट, ये भी एक पोलियन मीन्स के इसमें भी बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये मैक्रोलाइट ग्रुप जो है, मैक्रोलाइट ग्रुप जो कि मैक्रोलाइट ग्रुप ऐसे ड्रग्स है स्टूडेंट्स जो कि जिनमें जो है एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट भी बाज़ में होता है, बाज़ में एंटी प्रोटोजोयल इफ़ेक्ट भी होता है, और बाज़ में जो
फंगी है इनके ख़िलाफ़ भी इफ़ेक्ट होता है। तो नाइस्टेटिन जो है ये एक पोलियन मैक्रोलाइड है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म टू एम्फोटेरेसिन बी। ये स्ट्रक्चर में और मैकेनिज्म में जो एम्फोटेरेसिन बी है बिल्कुल उसी की तरह ये होता है। टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज़, ये सिस्टमिक यूज़ के लिए टू टॉक्सिक होता है, इसको सिस्टमिकली यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज्ड ओनली टॉपिकली, इसको सिर्फ टॉपिकली यूज किया जाता है। इट इज़ अवेलेबल एज क्रीम, ऑइंटमेंट्स, सपोजिटरीज एंड अदर प्रिपरेशंस। ये क्रीम्स में मौजूद होता है, ऑइंटमेंट्स में जो सपोजिटरीज होते हैं, और जो दूसरे प्रिपरेशंस होते हैं, जो जितने भी ड्रग फार्म्स है, ये क्रीम वगैरह जिनको टॉपिकली यूज़ किया जाता है, उनमें ये नाइस्टेटिन जो है वो शामिल होता है। नॉट सिग्निफिकेंटली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जीआईटी। लेकिन ये स्किन से और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और जो जीआईटी है वहाँ से सिग्निफिकेंटली एब्जॉर्ब नहीं होता। यही वजह है कि इसकी जब हम इसको टॉपिकली देते हैं तो इतने ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट खास नहीं होते, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होती है। Clinical uses prevent or treat superficial candidiasis of mouth। क्या करता है जो सुपरफिशियल कैंडाइडेसिस होती है माउथ की, एजोफेगस की, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, उसको प्रिवेंट भी करता है और उसको ट्रीट भी करता है। यानी अगर नहीं था तो प्रिवेंट करती है और अगर आ गई है तो ट्रीटमेंट करती है। वेजिनल कैंडाइडेसिस, वेजिनल अगर कैंडाइडेसिस हो, कैंडिडा अल्बिकिस जो है, अगर इसकी इन्फेक्शन है तो उसको भी ये ट्रीट कर सकती है नाइस्टेटिन। मुख्तलिफ़ किस्म के जेल और ऑइंटमेंट्स के थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है। कैन बी यूज्ड इन कम्बिनेशन विद एंटी बैक्टीरियल एजेंट एंड कार्टिकोस्टेरॉइड। इनको एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स के साथ कंबाइन करके या कार्टिकोस्टेरॉइड के साथ कंबाइन करके यूज़ किया जा सकता है। आर्गोस्टेरोल सिंथेसिस इनहिबिटर एजोल्स। अब है आर्गोस्टेरोल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जिनको हम एजोल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है आर्गोस्टेरोल फंगल सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है, उसका एक कंपोनेंट होता है। तो जब इसकी सिंथेसिस इनहिबिट होती है तो फर्दर सेल मेम्ब्रेन जो है वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाती, और सेल मेम्ब्रेन जब फर्दर ग्रो नहीं कर पाती तो फिर जो है ये सेल मेम्ब्रेन जब फर्दर ग्रो नहीं कर पाती तो फिर जो फंगी है वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकती। A group of synthetic fungistatic or fungicidal agent with a broad spectrum of activity। जो एजोल्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ सिंथेटिक फंगिस्टेटिक या फंगिसिडल एजेंट है। इनमें फंगिस्टेटिक यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने की सलाहियत भी होती है और उनको किल करने की सलाहियत भी होती है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी इनका होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी का मतलब ये है कि बहुत सारे फंगी जो है उसके लिए ये इफ़ेक्टिव होता है। एजोल्स आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। अब एजोल्स में टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स है, एक एमाइडेजोल है और दूसरा ट्रायाजोल्स है। अब स्टूडेंट्स, ये एमाइडेजोल्स और ट्रायाजोल्स में क्या फ़र्क है? तो जो एमाइडेजोल्स है इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें ये जो नॉन एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम होता है वो इसमें मौजूद नहीं होता, इसलिए हम इसको एमाइडेजोल्स कहते हैं। और जो ट्रायाजोल्स है, ट्रायाजोल में एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम जो है ये मौजूद होता है इसके केमिकल स्ट्रक्चर में, इसलिए हम इसको ट्रायाजोल्स कहते हैं। Although these drugs have similar mechanism of action
except and spectra of activity, their pharmacokinetics and therapeutic uses are significantly, very significantly. ये जो टू ड्रग्स है एमाइडेजोल और ट्रायाजोल, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है एक दूसरे से, और इसकी जो स्पेक्ट्रा ऑफ एक्टिविटी है, दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो वो भी सेम है, लेकिन इसकी जो फार्मेकोकाइनेटिक्स है, हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट है, और थेरापेटिक यूजेस इसके हैं, दोनों जो है मुख्तलिफ अतवार से एक दूसरे से डिफरेंस रखती है। अब देखिए एजोल्स में एमाइडेजोल्स और ट्रायाजोल्स। अब एमाइडेजोल्स में अगर हम आते हैं, इनमें फ़र्क स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को समझा दिया कि एमाइडेजोल्स में जो नॉन एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम होता है, इसमें इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसके केमिकल स्ट्रक्चर में जो एडजेसेंट नाइट्रोजन जो एटम है वो मौजूद नहीं होता, और ट्रायाजोल्स में वो मौजूद होता है। अब एमाइडेजोल्स जो है ये बाज़ टॉपिकल होते हैं और बाज़ सिस्टमिक होते हैं। टॉपिकल में कौन कौन से शामिल है? क्लोट्राइमेज़ोल, ऑक्सीकोनाज़ोल, मोकोनाज़ोल, ईकोनाज़ोल, ब्यूटोकोनाज़ोल, और सिस्टमिक में कीटोकोनाज़ोल ये शामिल है। और अगर ट्रायाजोल्स का हम देखें तो ट्रायाजोल्स में वोरिकोनाज़ोल, आइट्राकोनाज़ोल, पोसाकोनाज़ोल और फ्लूकोनाज़ोल शामिल है। एजोल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब एजोल्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है स्टूडेंट्स? इनहिबिट द फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम अल्फ़ा डी मिथाइलेज। ये जाके एक एंजाइम है स्टूडेंट्स, एक अल्फ़ा डी मिथाइलेज एंजाइम, जो कि P450 एंजाइम के ग्रुप का मेंबर है, इसको इनहिबिट करता है। स्टूडेंट्स ये जो फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम है, ये एक एंजाइम का ग्रुप होता है, इसका मेंबर अल्फ़ा डी मिथाइलेज एंजाइम है। इस अल्फ़ा डी मिथाइलेज एंजाइम को जाके एजोल्स जो है वो इनहिबिट करते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लेनोस्टेरोल टू आर्गोस्टेरोल, जिसका काम ये अल्फ़ा डी मिथाइलेज का काम लेनोस्टेरोल को आर्गोस्टेरोल में कन्वर्ट करना था। अब जब आके एजोल्स ये इसको रोकते हैं, इस एंजाइम को, तो लेनोस्टेरोल जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता आर्गोस्टेरोल में। यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लेनोस्टेरोल से आर्गोस्टेरोल बनती थी, लेकिन अब एजोल्स ने क्या किया? एजोल्स ने जो 14 अल्फ़ा डी मिथाइलेज एंजाइम है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम ग्रुप का मेंबर है, इसको इनहिबिट करते हैं, जिसके थ्रू लेनोस्टेरोल से आर्गोस्टेरोल बनने नहीं देते। और जब आर्गोस्टेरोल बनने नहीं देते तो आर्गोस्टेरोल हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट होता है। जब ये नहीं प्रोड्यूस होती तो सेल मेम्ब्रेन जो है इंटेक्ट नहीं रह पाती। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये एमाइडेजोल्स इंक्लूड कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल और क्लोट्राइमेजोल। They lack selectivity. They inhibit human gonadal and steroid synthesis, leading to decreased testosterone and cortisol production. अब ये जो 3 मेंबर्स है एमाइडेजोल्स के, ये इनमें क्या है? ये सेंसिटिविटी को लेक करते हैं, इनमें सेलेक्टिविटी नहीं होता, ये सेलेक्टिव नहीं होते। ये जाके जो ह्यूमन जो गोनेडल जो स्टेरॉइड सिंथेसिस है और जो गोनेडल सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन और कार्टिसोल जो प्रोडक्शन है वो इनहिबिट हो जाती है। कार्टिसोल क्या है स्टूडेंट्स? ये एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है ग्लूकोकार्टिकोइड क्लास का, इसको भी इनहिबिट करते हैं। आल्सो इनहिबिट ह्यूमन P450 हेपेटिक एंजाइम, और इनमें सलाहियत होती है कि ये फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट करते थे। इसके साथ साथ ये हमारे जो लीवर में
जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम साइटोक्रोम P450 कहते हैं, उसको भी इनहिबिट करता है। मतलब ये सिलेक्टिव नहीं होता, ये होस्ट के एंजाइम को भी इनहिबिट करता है और होस्ट के जो गोनेडल सिंथेसिस और जो स्टेरॉयड सिंथेसिस है उसको भी इनहिबिट करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक काफ़ी है इस वीडियो लेक्चर के लिए। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम कीटोकोनाज़ोल पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, किसी एरिया पे समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।